हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग इस टाइम तो बिल्कुल फेस्टिवल मूड में होंगे। दिवाली बिल्कुल पास में है, बहुत कुछ दिनों में बस दिवाली का फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। बट कुछ टाइम पहले हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम हुए थे स्कूल्स के अंदर। और कुछ बहुत सारे बच्चों ने मतलब कई बार एक जो चीज़ बड़ी कॉमन निकल के आती है, मतलब बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर पेपर बहुत लेंदी था स्पेशली। और ये बात ना मैं बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ, मतलब बहुत सालों से एक कॉमन बच्चे बात करते हैं, चाहे वो 6 से लेके 12 तक। स्पेशली अगर आप बच्चे जब मैथ्स का पेपर देते हैं या फिज़िक्स का पेपर देते हैं जिसमें कैलकुलेशंस वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो बच्चे जो है अक्सर ये बोलते हैं कि सर पेपर बहुत लेंदी था, हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि क्योंकि बहुत बड़ा एक इशू है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बिल्कुल बनाना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद आप टाइम आ गया है कि इसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। सो दैट्स इट। तो चलिए बात करेंगे आज पेपर बहुत लेंथी था। देखिए मोस्टली इसका जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि अगर आपको पेपर बहुत लेंथी लगता है तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप पेपर देते हुए भी थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हो। आप मार्क्स जो है वो कम स्कोर करते हो, मार्क्स कम आते हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि देखो हर बच्चे को 100 में से 100 लाइन लेकर आना चाहिए, लेकिन अगर आपकी जो कैपेसिटी है 100 में से 80 मार्क्स लाने की है, एंड अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है और आप उसकी वजह से आप 50 या 60 मार्क्स पे सेटल होना पड़ रहा है, तो ये एक इशू है जिसको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आई थॉट कि नहीं, इसके ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हमारा जो बा काम है वो है स्ट्रेटजी का है, कि आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है वो होनी चाहिए जब आप पेपर देते हो, ताकि आप उस पेपर को विद इन गिवन टाइम फ्रेम आप कंप्लीट कर सको। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में आज हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो देखिए सबसे पहले जब पेपर आपके हाथ में आता है तो मतलब आप ये देखिए कि उसको एक बार स्कैन कर लो, पेपर को अच्छे से आप पढ़ लो। और पेपर में टाइम मिलता भी है आपको एक बार स्कैन करने का। और उसमें आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन हमारा इसमें ईज़ी है, कौन सा मीडियम है और कौन सा डिफ़िकल्ट है। और जब आप पेपर करना शुरू करोगे तो देन स्टार्ट विद द ईज़ी क्वेश्चंस। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपने ईज़ी क्वेश्चन से स्टार्ट किया और आपने 4-5 क्वेश्चन पहले ईज़ी वाले अगर सही से लगा दिए, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पेपर में करते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप सही फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाओगे और उसके बाद एक सही माइंड के साथ आप मीडियम और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी आप प्रॉपर्ली अप्रोच कर पाओगे। ठीक है? अगर कई बार क्या होता है कि बच्चा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया उसने, या उसको पता नहीं था कि ये क्वेश्चन ईज़ी है, डिफ़िकल्ट है, क्या है, और वो स्ट्रक अप हो गया, तो स्टार्टिंग में ही उसके जो है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि पावर सप्लाई के फ्यूज़ उड़ जाएँगे उसके। तो ये बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे स्टार्टिंग में वो जो एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो ईज़ी होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अक्सर एग्ज़ाम में ये मतलब एक स्ट्रेटजी होती है एग्ज़ामिनर की कि वो पहला क्वेश्चन डिफ़िकल्ट देता है। हमेशा याद रखना, ये अक्सर ये स्ट्रेटजी होती है कि पहला 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आप समझ में नहीं आएगा कि ये करना क्या है। तो इसलिए आप इस चीज़ से ना आप तैयार होके जाओ कि स्टार्टिंग में ऐसे-ऐसे ऊट-पटांग कुछ आ सकता है, बट पेपर बाद में वही होगा जो आप पढ़ के आए हो। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और हो सकता है कि वो जो ईज़ी क्वेश्चन है वो बाद में जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसमें वो ईज़ी क्वेश्चन हो। तो व्हाई नॉट कि हम पहले वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर लें। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि हम ज़्यादातर मार्क्स जो है हम पहले अपनी झोली में ऑलरेडी डाल चुके होंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम आइडेंटिफाई करें कि ईज़ी कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं और डिफ़िकल्ट कौन से हैं। इवन जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हो, ठीक है ना? तो जैसे नीट का या जेईई का पेपर हमारे बच्चे देते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं डुएबल होते हैं और कुछ होते हैं ईज़ी होते हैं, डुएबल होते हैं और चैलेंजिंग। चैलेंजिंग हम बोलते हैं सिटर। सिटर मतलब आप उसको लेके बैठ जाओ, वो क्वेश्चन तो सॉल्व होने वाला नहीं है। तो डोंट गेट स्ट्रक अप इन डिफिकल्ट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम। एक तो उसमें टाइम वेस्ट होगा और दूसरा आपका दिमाग भी खराब होगा। तो उससे क्या होता है कि वो जो बाद में कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते थे थोड़ा दिमाग लगा के, उनके ऊपर भी इफेक्ट आ जाता है। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पहले हम पेपर को स्कैन करके ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट क्वेश्चन अपने निकाल लें और ईजी से अपना पेपर स्टार्ट करें। ठीक। अच्छा, अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है टाइम मैनेजमेंट का। तो जैसे मान लो कि आपने देखा कि आपके पेपर में 3 सेक्शन हैं, मान लो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी।
तो हम उस सेक्शन को अप्रॉक्सीमेटली उतने टाइम में अटेम्प्ट करेंगे। हो सकता है हम जल्दी भी कर लें उस सेक्शन को, अगर ईज़ी क्वेश्चन है उस सेक्शन में तो हो सकता है जल्दी हो जाए, या मान लो कि 2-3 क्वेश्चन आपको लगे उस टाइम अटेम्प्ट करते हुए कि यार ये थोड़े डिफिकल्ट है, टाइम ज़्यादा लेगा, आपने छोड़ दिए, तो मतलब वो सेक्शन आपका थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बट वो जो टाइम आपका बचा है, वो किस लिए बचा है? बिकॉज नाउ यू आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर यू कैन कम बैक ऑन दैट क्वेश्चन एंड देन रीथिंक ओवर इट कि हाँ, इसको कैसे करना है। एक फ्रेश माइंड से आप उसको अटेम्प्ट करो। और कई बार क्या होता है ना कि कोई प्रॉब्लम जब हमारे सामने आती है, उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम में वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाती, गिव अ ब्रेक, और फिर कुछ टाइम बाद फिर उसी प्रॉब्लम के बारे में आप सोचोगे तो 100% वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। देखिए, आपको मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी आपके सामने पेपर आएगा, उसको उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड फार्मूलाज हैं, वो आपको ऑलरेडी पता होंगे, रिक्वायर्ड थ्योरी आपको ऑलरेडी पता होगी। बस उसकी एप्लीकेशन आपको एक फ्रेश माइंड से करनी है, तो अपने माइंड को इसमें बिल्कुल एकदम सही मोड में रखना है, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ा वो होता है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो हम बोलते हैं कि सिटर कहते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, सिटर होते हैं, तो आपने उसको अटेम्प्ट करना शुरू किया, आपको लगा कि नहीं यार ये होना चाहिए, मैं क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा इसे, तो वो चीज़ आप अवॉइड कीजिए। ठीक है ना, मतलब ईगो हैज़ टू बी अवॉइडेड इन द एग्जाम कि यार ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, मैं आज इसको सॉल्व करके ही जाऊँगा। अरे भाई, ये टाइम का खेल है, जो आपका मतलब एग्ज़ाम में जो स्कोर करना है, वो एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है ना, अगर मान लो कि आपने उस क्वेश्चन के साथ चैलेंज ले लिया, बाद में पता चला यार क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक थी, कुछ डेटा कंप्लीट नहीं था, तो आपको तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो ये भी आपको देखना है। तो अब अच्छा, गलत क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, या इनकम्प्लीट डेटा आ गया, तो आप उसमें मेंशन कर दो कि ये डेटा मुझे गिवन नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट दिस वैल्यू इज दिस, और फिर मैं उसको लेके आप पूरा अपना फाइनल आंसर निकाल के जाओ। बोर्ड में खास तौर पे ये होता है, इवन मतलब बहुत बार होता है कि अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस गलत आ जाता है, तो आप सिर्फ उसके अटेम्प्ट करने के आपको नंबर मिलते हैं। ओके, अगर आपको पता लग जाएगा कि यार इसमें क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट सा कुछ लग रहा है कॉन्सेप्ट, तो आप उसको अटेम्प्ट ज़रूर करके आओ, अपना आंसर ज़रूर निकाल के आओ, जितना आप निकाल सकते हो बस उतना निकाल के उसको छोड़ के आ जाओ, और फिर उसके बाद आपको नंबर उसमें ज़रूर मिलेंगे। देखिए, जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है कि जब आप जो पेपर आप दे रहे हो, तो उससे पहले आप मॉक टेस्ट ज़रूर दो। अब इस मॉक टेस्ट को देने के लिए मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड ही करना है, या आप किसी इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ, किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं किया, तो आप मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। बट आप एक एग्जामिनेशन लाइक सिचुएशन आप अपने घर में भी आप एक पैदा कर सकते हो कि आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं इतने बजे पेपर शुरू करूँगा या करूँगी, और इतने बजे हमने ख़त्म करना है पेपर। और आपका बिल्कुल जो पेपर होना चाहिए, आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा सकते हो, जो जिसका पैटर्न जो है वो अपना जो लेटेस्ट पेपर्स आ रहे हैं उनके हिसाब से उनको मैच कर रहा है। बहुत आसानी से आपको कई क्वेश्चन बैंक्स भी मिलते हैं मार्केट में, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, या आप जिनसे आप टीचर से आप पढ़ते हैं वो भी आपको इस तरह के पेपर्स, आपको मॉक टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उस पेपर को आप बिल्कुल टाइमर लगा के सॉल्व करो, और आप देखो कि उस टाइम फ्रेम में आप उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉक टेस्ट पेपर्स जो होते हैं ना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के मार्क्स के अंदर, फाइनल एग्जाम में मार्क्स के अंदर। जो ज़्यादातर बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, उनके अंदर मैंने एक चीज़ जो कॉमन देखी होती है, वो ये है कि उन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होते हैं। जब वो मॉक टेस्ट बहुत सारे दे देते हैं अपने एग्ज़ाम पे जाने से पहले, मान लो कि उसने 10-15 मॉक मॉक टेस्ट दे दिए थे बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो जब मेन पेपर भी देने जाता है बच्चा, तो उसको लगता है कि दिस इज ऑल्सो जस्ट अनदर एग्जाम आई एम गिविंग, तो उतना वो प्रेशर में नहीं होता। ठीक है, और दूसरा, हमारे माइंड को भी एक आदत पड़ जाती है ना कि भाई 3 घंटे तक एंगेज होकर रखने की अपने आप को एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर, नहीं तो मतलब ऐसी फीलिंग आ सकती है कि बीच में एक डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, माइंड में कुछ तनाव आ सकता है, कुछ थकावट आ सकती है माइंड में, तो वो हमारे वो जो चीज़ है ना, प्रैक्टिस से वो सब चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। तो आप मॉक टेस्ट पेपर देना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि आप एग्जामिनेशन डे है और आज मुझे इसको कंप्लीट करना है विद इन दैट टाइम फ्रेम, तो टाइमर लगा के आपको ये ज़रूर करना है। एक और चीज़ जो मैं इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूँगा, बहुत बार मैं बच्चों को बोलता हूँ, इवन जब जब आप
पढ़ते हो आपने मान लो कि एक चैप्टर पढ़ लिया, तो आप एक सेल्फ टेस्ट करो अपना। उसके लिए भी आपको किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ टेस्ट। मैं स्पेशली मतलब मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी चल जाता है। भाई आपने क्या किया कि आपने मान लो कि फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, लाइट का चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है। अब लाइट के चैप्टर में आप देख रहे थे कि भाई मेरे पास ये 2 3 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला मिरर्स है, रे डायग्राम्स ऑफ मिरर है, दूसरा लेंसेज है, रे डायग्राम ऑफ लेंसेज है, प्रिज्म है। 3 4 कॉन्सेप्ट है, मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है। तो आप बैक साइड में कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, आपने वो क्वेश्चन निकाले, आपने अलग अलग स्लिप्स पे आपने रख दिए, आपने 10 पर्चियाँ निकाल ली, बना दी। उन 10 पर्चियों में आप क्या करो कि कोई भी 4 मतलब एक बाउल में डाल के उसमें से कोई भी 5 पर्चियाँ आप निकाल लो और उनको आप टेस्ट करना। आप उसका मतलब समझ लो वो पेपर है और फिर आपने उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। सो दिस इज सेल्फ टेस्ट। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो टेस्टिंग आप अपनी जितनी ज़्यादा करोगे, देखिए आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ, देखो ये अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने पेपर देने गए और आपने पेपर सॉल्व करना शुरू किया। आप बोलते हो कि सर आप तो सब कुछ बोल रहे हो कि बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के साथ करो, ये करो, वो करो, लेकिन वहाँ पे जब लंबी कैलकुलेशन आ जाएगी तो हम कैसे करेंगे? भाई कैलकुलेशन अगर मान लो अंडर रूट 200 आ गया तो हम कैसे निकालेंगे? या 100/√2 आ गया तो सर वो तो हमें √2 से डिवाइड ही करना पड़ेगा ना। सो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है कि आपकी स्किल्स फॉर डूइंग द कैलकुलेशन। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि मेरे को पेपर में आ गया √200 और आपने पूरा स्क्वायर रूट निकाल के √200 आपने निकालना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट आपको लग गए निकालने में इसको। तो उसकी जगह क्या हो सकता था? अब ये एक अच्छा टीचर ज़रूर आपको बता सकता है कि अगर आपको √200 निकालना है तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है 10√2। और √2 क्या है? 1.414। 1.414 इंटू 10 करोगे तो 14.14 आ जाएगा। सीधा आंसर आ रहा है आपका। अब ये स्ट्रेटजीज होती हैं। कई ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हमारी कैलकुलेशन में बार बार आती हैं, ठीक है ना। तो उन वो जो फिगर्स हमारे को बार बार कैलकुलेशन में आ रहे हैं, जिनको हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो आप एक बार उसके लिए एक मेथड इस्टेब्लिश ही कर लो कि हाँ ये जो चीज़ है इसका आंसर ये आता है, ये चीज़ का आंसर ये आता है। वो आपके दिमाग में इम्पिंज हो जाएगी, उसके लिए आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। और वो क्या करेगा? अल्टीमेटली आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को एग्जामिनेशन में बढ़ा देगा। ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको मान लो आ गया 100/√2 तो आप उसको कैसे करोगे? पर डिफिकल्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर 100 को 1.414 से डिवाइड करना मतलब सर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर आप देखो तो ये अच्छा टीचर ज़रूर आपको बता सकता है कि देखो 1/√2 इज 0.707। तो 0.707 इंटू 100 करोगे तो 70.7 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। विद इन सेकेंड्स आपने निकाल लिया। तो ये कई स्किल्स होती हैं। अगर आप इन स्किल्स के अंदर अगर आप लैक कर सकते हैं तो आप यस आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818884564। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। अगर आप मैथ्स में इस तरह की स्किल्स में लैक कर रहे हैं, फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स के अंदर लैक कर रहे हैं, तो ये आई कैन टेल यू माई टेक्निक्स। तो ये आपको एग्जामिनेशन में दिस इज मोस्ट क्रूशियल पार्ट कि आपकी जो स्ट्रेटजीज थी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो एंड कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रही थी, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो प्रॉपर नहीं थी उस क्वेश्चन पेपर को टाइम पे कंप्लीट करने की। ठीक है। सो तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए जब आप पेपर देते हैं। बहुत मैटर कर जाती हैं बिटवीन यू स्कोरिंग 60 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100 या 95 आउट ऑफ 100, इवन 100 आउट ऑफ 100 कि आप किस माइंड फ्रेम से आप पेपर कर रहे हो। एंड ये बहुत एक मैजिकल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं आपकी परफॉर्मेंस के अंदर। कम से कम अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ अगर आप जाते हो तो कम से कम आपका 10 से लेकर 20% तक आपका इंप्रूवमेंट मार्क्स के अंदर ज़रूर होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। दिस आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें ना मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएँ। ठीक है। सो और कौन से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिसके लिए मतलब आपको लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए? आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? यू कैन शेयर विद मी
और मैं डेफ़िनेटली, आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, एंड डेफ़िनेटली मैं उसके ऊपर ज़रूर अगर मुझे जो भी जानकारी होगी मेरे एक्सपीरियंस से, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।